हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में क्या है। न्योते का सारा सामान खरीद लिया है। लड़की को देने के लिए अलग से साड़ी रख ली है। सिंदूर, चूड़ी, टिकली, सारे सुहाग के सामान पत्नी के सब कपड़ों के ऊपर रखकर कायदे से पारदर्शक पॉलीथीन में लपेट दिया है। सारी तैयारियां हो चली है। 2 दिन बाद ही ट्रेन पकड़नी है। हावड़ा से सीधे बनारस जाना है। दीदी की लड़की की शादी है। 4 पुत्रों के बीच यही एक बेटी है। सो बड़े मन से दीदी ने कहा है आने को। जाना जरूरी है। न जानूँ तो मामा का रस्म कौन निपटाएगा। आखिर 7 बहनों में मैं अकेला भाई ठहरा। इस साल की सारी छुट्टियां खत्म होने चली है। बड़ी मुश्किल से 3 दिन की छुट्टी मिली है। शादी में नहीं जाता तो अच्छा था। इधर घर खर्च बढ़ गए। इस साल बेटे का एडमिशन कॉलेज में करवाया। बेटी कॉलेज की तरफ से दार्जिलिंग घूमने गई है। उसके हाथ में जैसे तैसे 1000 रुपये दिए। उसकी मांग तो कुछ ज़्यादा ही थी, परंतु मैंने किफ़ायत से चलने की उपदेश दिया। जैसे गैर जरूरी सामान ना खरीदे कि तारीख हो। घर क्या खर्च अलग है। इस महीने का राशन जुटाना बाकी है। इस बीच दीदी की चिट्ठी आई। पढ़ के खुश होने के बजाय मन चिंतित हो उठा। कितना भी कटौती करूं, 1500 रुपये खर्च हो ही जाएंगे। महंगाई हर साल ऊपर ही बढ़ते जा रही है और हम मध्य वर्गीय लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। इस परेशानी से मुझे पत्नी ने उभारा। मेरे हाथ पाँव में 500 रुपये का नोट रखा और अपनी 2 नई साड़ी बक्से से निकाल के देते हुए बोली, मुंह लटकाने से कोई फ़ायदा नहीं। शादी में तो जाना ही है, चाहे जैसे भी हो। दीदी की यही एक बेटी है, बाकी का जुगाड़ आप कर लें। लोकाचार चाहे खुशी मन से निपटाएं या दुखी होकर। समाज, घर, परिवार में रहना है तो निभाना ही पड़ेगा। बेटा ना हो, एक साड़ी कम कर दो। लड़की को अलग से साड़ी देना कोई ज़रूरी नहीं। नेवता में धोती के साथ साड़ी बहू को रख दिया है। पार्वती बेटी के घर तो अगर ऐसे भी पहुंच जाएं तो बहन के लिए खुशी की बात होगी। इमली घोटाई 50 रुपये दे देना। इतना क्या कम है। अब जाने का टिकट तो कटा ही ले। पास बैठी माँ ने सलाह दी। उनकी बात सुन के पत्नी हड़बड़ाए स्वर्ग में कह उठी, नहीं नहीं अम्मा जी, लड़का लड़की को हम गहना गुड़िया तो नहीं ही दे रहे हैं। ऐसे में साड़ी कम करना ठीक नहीं। लड़की को अलग से कुछ देना ही चाहिए। समझिए मामी की तरफ से ये उपहार हुआ। जैसी दीदी की लड़की तरुणा वैसी हमारी नीरजा। सच कहूँ अम्मा जी तो मेरी भी खूब इच्छा हो रही थी शादी में जाओ। बनारस कभी गई नहीं। मंदिर घूमने के साथ बरसों से है। शायद इस शादी के बहाने बनारस घूमना लिखा हो। ऐसे तो न जाने का कब घर से निकलना हो। क्यों जी, मैं भी आपके साथ चलूं? क्या दीदी के सब परिवार आने को नहीं लिखा? पत्नी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा तो अब शादी में प्लाटियन लेकर चलूं? एक तो वैसे ही पैसे की जोड़ तोड़ लगी है, ऊपर से देवी देवताओं का दर्शन के लिए तुम्हारा मन छटपटा रहा है। इस बार मैं अकेला जाऊंगा। देवताओं की कृपा रही तो एक दिन बनारस भी देख लोगी। मात्र 3 दिनों की छुट्टी में बड़ी भागम भागी होगी। आखिर मैं दीदी के घर कितने घंटा रुकूंगा? 2 रात का ट्रेन में ही निकल जाएगी। मैं दीदी को कहूँगा कि शादी के बाद वे कलकत्ता आएँ। काफ़ी दिन हो गए हैं, उनसे जमकर बातें नहीं हुई। बचपन में हम कितने मौज मस्ती किए थे। क्या दीदी याद होगा दीदी को? मैं अपनी रो में करता जा रहा था। पत्नी कब रसोई में चली गई पता ही नहीं चला। वहाँ से कुटुर कुटुर बर्तनों की आवाज़ आ रही थी। माँ ने देखा बेटी के नाम पर चेहरा चमक उठा था। पिताजी के गुजरे वर्षों हो गए थे। माँ का अपनी बेटियों से मिलना बहुत कम हो गया था। अब मुझे घर गृहस्थी और ऑफिस के कामों से फुर्सत कहाँ जो माँ को कहीं घुमाता फिरूं। सारी बहनें बिहार, उत्तर प्रदेश में बिहाई है। वे भी व्यस्त है अपने घर परिवारों में। बस चिट्ठियाँ के माध्यम से अपना हालचाल एक दूसरे से पहुँचाते रहते हैं। कभी कभी 6-7 महीने गुजर जाते हैं जवाब देने में। आने जाने का टिकट करवा कर निश्चित हो गया। पत्नी का गुस्सा क्षणिक था। वो मेरी अर्धांगिनी है, समस्या समझती है। मैंने वादा किया लौटते वक्त उसके लिए ढेर सारी चूड़ियाँ खरीद लाऊंगा। बाजार घूमने के समय मिला तो अगरबत्ती
बनारस स्टेशन से ही खरीद लूँगा। फल फूल, मूंगफली, पूरी सब्जी के साथ चूड़ियाँ भी खूब बिकती हैं। चूड़ियों के नाम पे पत्नी के प्यार में अपना दोनों गोरी हाथों मेरे गर्दन में डाल दी। थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा मानो पत्नी की दोनों कलाइयाँ लाल, पीली, हरी, चमकदारी चूड़ियों से भरी खनखनकता रही हो। मैंने उसे जोर से खींच लिया। पत्नी इस अनपेक्षित हमले से कसमसा उठी। माँ बता दो, चूड़ी वाले से क्या कहूँगा? पत्नी का पुण्य अपनी कलाई आगे बढ़ाई और धीमी आवाज़ से बोली, 2.25 का माप लाना, और हाँ भूलना नहीं, मुझे तुम्हारे साथ साथ चूड़ियों का भी इंतज़ार रहेगा। बाहों में छूटने का प्रयास करते हुए बोली, छोड़िए जी, कहीं अम्मा ने देख लिया तो क्या सोचेगी? 3 दिन का विरह अभी सहा नहीं जा रहा है। अम्मा जी सुनकर मैं शिथिल हो उठा। सच कहीं जाने देख लिया तो? मैंने मूंद दृष्टि से पत्नी को देखा, सूटकेस उठाया और माँ को प्रणाम करके घर से बाहर निकल गया। एक रिक्शा लिया और हावड़ा स्टेशन की ओर चल पड़ा। रात भर ट्रेन में रहा और दूसरे दिन शाम को बनारस में पहुंचा। दीदी के घर में पहली बार आया हूँ। इससे पहले जीजा पटना में पोस्टिंग थे, वहाँ भेंट मुलाकात होती रहती थी। जेब में पत्ते वाला कागज़ बाहर निकाला तथा रिक्शा में बैठ गया। दीदी की चिट्ठी में लिखा था, घर तक पहुँचने के लिए 5-6 गलियाँ तय करनी पड़ेगी, टैक्सी वहाँ तक नहीं जाती। सो रिक्शे वाले ने मुझे करीब 1 घंटे घुमाते फिराते दीदी के घर छोड़ा। जीजा ने नेम प्लेट देखकर तसल्ली मिली। कहीं भटक जाता तो बनारस की गलियाँ घूमता रहता और शादी बीत जाती। घर को खूब सजाया गया था। अंदर के गाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ढोलक पर कहीं मंजे हुए हाथ भी थाप थी, जो गाने के साथ मिलकर दिल को सुकून मिल रही थी। सरिता कहाँ भूल आए प्यारे नंदोइया का अंतरा चल रहा था। मैं भी मुद बाहर खड़ा सुनने रह गया था। पान खाए, नगदी और दोना चाटे। नंदोइया, अरे साले साहब, आप कब से खड़े हैं? चलिए अंदर चलिए। आपकी दीदी तो सुबह से देवव्रत नहीं आया कि रट लगा रही है। जीजा ने मेरे हाथ थामते हुए कहा। एक नौकर को आवाज़ दी, इनका सूटकेस उठाकर मेहमान खाने में ले जाओ और रख दो। मैं जीजा के साथ आगे बढ़ गया। पसंदीदा गाना सुनने व्यथान आ पड़ा। गीत संगीत का माहौल मेरे घर में बरसों से है। खासकर शादी के मौक़ों में मैं खूब अच्छी तरह से ढोल बजा लेता हूँ। 7-7 बहनों की शादी में ढोल बजाकर खूब समा बांधा है। गांव की लड़कियां कमर पर हाथ रख रख कर ठुमके लगाती थी। उसे याद कर अभी भी अच्छा लगता है। काश शहर में भी गांव जैसा माहौल पैदा किया जा सकता, परंतु ऐसा संभव कहाँ। आधुनिक गीत और डांस के नाम पर जुलूल हाथ पैर छटकारने के मध्य इन्हीं थैया टुकड़ी हेराए दिल हे रामा जैसे गीत शोभा देंगे। शादी की इस मुहूर्त में दीदी के घर अपने गांव घर का पुराना चटकदार गीत सुनकर जबरदस्त इच्छा हुई, काश मैं भी इस गीत संगीत का हिस्सा बनकर अपने मन के साथ पूरी करता। जीजा के संग मैं मेहमान वाले कमरे में चला गया। एक कोने में मेरा सूटकेस रख दिया गया। कमरे में दरी बिछी हुई थी। थोड़ी देर बाद ही दीदी 3-4 महिलाओं के संग आ पहुंची। उसकी सास और जेठानी देवरानी थी। वे सब हालचाल पूछने लगे। इसी बीच मेरा सूटकेस खोला और अपना कुर्ता पजामा निकाला ताकि नहा धोकर फ्रेश हो सकूं। मैंने सोचा लगे हाथ दीदी को न्योता का सामान भी दे दूं। मैंने पूरा पैकेट निकाल के दीदी के हाथ में रख दिया। जेठानी थोड़ा आगे सड़क गई। दीदी के हाथ से पैकेट लेकर खोलना शुरू किया। साड़ी देखकर पूरा सा मुँह बनाया और कह उठी, इकलौते मामा के घर से यही न्योता आया है? का बबुआ, कलकत्ता शहर में इससे बढ़िया साड़ी नहीं मिली? कम से कम साड़ी का रंग पसंद करे बदे जनाना को तो साथ ले लिए होता। धोती चादर का कपड़ा भी सस्तैया है। कौन ठिकाना ही न्योता का कपड़ा किसके कपाल पड़े। अच्छा हुआ जो हमने देखकर पहचान लिया। कम से कम हमारे हाथ तो नहीं गिरेगा। मैं पत्थर का मौन की तरह था। सोचा दीदी मेरी सफाई में कुछ कहेगी, पर उन्होंने तो झट से साड़ी धोती और सामने झूल रहे थे अलहनी में पटक दिया।
वे सब बाहर चली गई। थोड़ी देर तक दीदी का इंतजार करता रहा ताकि मैं अपनी व्यवस्था बतला सकूं, परंतु वे नहीं आई। हाँ, इस बीच एक चाय नाश्ता दे गया। करीब 1 घंटे में मैं वहाँ बैठा रह गया और समझ ही नहीं आ रहा था कि किसके साथ बाथरूम में आता जाता पूछूं। तब तक वह एक नौकर दोबारा प्लेट ले जाने के लिए आया तो मैंने अपनी परेशानी बताई। उसने इशारा से मुझे बाथरूम का ठिकाना बताया। मैं कमरे के बाहर निकला। कुछ अनपरिचित रिश्तेदारों से भेंट हुई। मैंने दूसरे बहनोई के दूर दराज से पहुँचे थे। हाँ, हमारे ग्रामीण परिवेश में औरतें ज़्यादा आना जाना नहीं करती, सिर्फ घर के मर्द रिश्तेदार निभाते हैं। सबसे परमान और झटके में हालचाल पूछ मैं नहाने के लिए लपका। वहाँ शायद अस्थायी इंतजाम किया गया था। गनीमत थी कि नल में पानी आ रहा था। वहाँ ना कोई जग था और ना ही कंघा। तेल साबुन का आता पता मनरोसे कर जैसे तैसे नहाया। खुद पर गुस्सा भी आया। पत्नी को तेल साबुन देने से मैंने ही मना किया था ताकि सूटकेस हल्का रहे। दीदी के घर में एक वक्त के लिए तेल साबुन भी नहीं मिलेगा, ऐसा तब कहाँ सोचा था। मैं दीदी के घर पहुँच गया हूँ। इसका उल्लास थोड़ी देर पहले ही मर चुका था। अब तो यहीं लग रहा था कितनी जल्दी शादी निपटे कि मैं ट्रेन पकड़ूं। ये दीदी का घर था या अनजानों का। इसके बाद ना तो दीदी से कोई बात की और ना ही जीजा। मेरे जिसमें में रस्में थे, बुजुर्गों के कहने पर यंत्रचालित से निपटाता गया। सिंदूरदान होने तक सुबह के 4 बज चुके थे। मैं बुरी तरह थका था। चुपचाप बिना किसी बताए मंडप से उठा और कमरे में आकर सो गया। गहरी नींद में कब तक सोता रहा इसका अंदाज़ा मुझे उस वक्त लगा जब मेरे छोटे बहनोई ने झकझोरते हुए कहा, वाह साले साहब, हावड़ा से यहाँ सोने के लिए आए हैं। उठिए महाराज, कच्ची बारातियों का दोपहर का खाना की तैयारी हो गई। मैं आंख मलता हुआ उठा। कच्ची के बाद बेटी की विदाई हुई। दीदी की लड़की ने कुछ खास बात ना हो सकी। दामाद अच्छा मिला था। मैंने सोचा अब जीजा दीदी अस्थिर हो गए होंगे तो थोड़ी देर बात कर लूँ, परंतु मेरे दुख तो अस्थायी थी ही नहीं। मेरे घर से निकलने के वक्त तक दीदी से भेंट की और ना ही जूते का फीता बांधते हुए ज़मीन पर झुके जीजा के आंख उठाकर मुझसे हाय हेलो कहा। प्रणाम करते हुए मैं तेज़ी से सड़क पर आ गया। रिक्शा लिया और स्टेशन पहुंचा। ट्रेन ठीक समय पर आई। अपनी सीट पर तक आया और आंखें बंद किए दुख का सागर में डूब गया। दीदी को न्योता नहीं पसंद आया तो इसे अपना मन में ही रखना था। मेरे सामने क्यों उजागर किया। अपनी हैसियत के अनुसार मुझे जो बन पड़ा मैंने किया। कहाँ तो माँ ने एक साड़ी ले लेने की सलाह दी थी, वह तो पत्नी की जिद करने पर एक साड़ी और रख ली थी। पत्नी के साथ आने के लिए कह रही थी कि उसकी क्या दुर्दशा होती। मैं तो मर्द था, बाहर भीतर घूम कर समय निकाल दिया। उसका यहाँ दम घुटता। यहाँ पहुँचने पर क्या सोचती वो हमारे परिवार के बारे में। यहाँ तक कि दीदी जी ने माँ, पत्नी, बच्चों के बारे में हाल तक भी नहीं पूछा। दीदी को यह भी चिंता नहीं थी कि भाई रास्ते में क्या खाएगा। कुछ नहीं तो कम से कम परिवार के लिए शादी का कुछ मिठाइयाँ बांध दे। ट्रेन चल पड़ी। मैं विचारधारा में गर्दन तक फंसा था। इसमें तो अच्छा था मैं शादी में शरीक ही ना होता और न्योता के लिए रुपए मनी ऑर्डर पर भेज देता। कितनी मुश्किल और झंझट के बाद मैं बनारस पहुंचा था। कैसे कैसे जुगाड़ करके पत्नी ने न्योता सजाया था। इतने खर्च रुपए करने के पीछे मेरी कितनी लाचारी थी। मैंने सोचा कि खर्च नहीं किए थे, मजबूरी थी। दीदी ने ससुराल भाई के पहुंचने की खुशी में जरा भी आनंद नहीं लिया। मैं खुद ना चाहकर 5,000 का चेक भेज देता तो दीदी ज़्यादा खुश होती। इसका मतलब तो यही है कि अगर कोई गरीब भाई खाली हाथ बहन के घर पहुंच जाए तो उसकी क्या बेइज्जती निश्चित है। दीदी के इस व्यवहार को क्या समझे। भाई बहन का रिश्ता खत्म हो गया। संबंध सिर्फ पैसों पर टिका है। अपनी डबडबाई आंखों का रुमाल से पूछा। मैं चिंतित हो रहा। माँ पूछेगी बहन ने भाई को विदाई में क्या दिया, न्योता कैसा लगा, बेटी ने माँ के लिए क्या भेजा। सबका जवाब है
दीदी ने बहुत कुछ विदाई में दिया है, कपड़े लत्ते, ढेरों मिठाइयाँ, पर अफसोस जिस गठरी में सहेज कर रखा था उसे किसी चोर उछलने ने मार दिया। परंतु चूड़ियों के बारे में पत्नी को क्या जवाब दूंगा, पता नहीं। ये सब सोचते सोचते मेरी ट्रेन आगे बढ़ने लगी और फिर मैं यही सब सोच में उलझा रहा। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? आई होप दोस्तों यह कहानी अच्छी लगी होगी। और एक अमीर घरानों की बेटी का क्या यही रवैया होता है अपने भाई के लिए? पता नहीं। न्योता किसी हाल में किसी भी तरीके से पहुंचा है, यही बहुत है। उसका भाई आया है, ज़रूरी नहीं, ये मायने नहीं रखता है उसके लिए क्या आया है क्या नहीं। तो दोस्तों, आई होप यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि यह स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं अगली स्टोरी में, लेते हैं आप लोगों से विदा। और हमें यह भी कमेंट करके बताइएगा कि ये क्या सही था, थोड़ा सा अलग करने की कोशिश किए थे इस बार। तो चलिए देखते हैं आप लोगों को यह कहानी पसंद आती है या फिर नहीं। मिलते हैं अगली स्टोरी में।